नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। संपूर्ण देश की एक ही अर्थव्यवस्था हो, ये वैश्वीकरण है। एग्जाम्पल से हम देखें, हमारे आसपास देखो तो सब जगह वैश्वीकरण है। आज हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसी वस्तु है जो मेड बाय चाइना है, तो ये क्या है? वैश्वीकरण है। आज हम पिज्जा बर्गर खाते हैं, ये क्या है? मैकडोनल्ड से आते हैं, तो ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। पेप्सी, कोका कोला, इनका हम यूज करते हैं, ये क्या है? वैश्वीकरण है। अब ऐसा नहीं है कि विदेशी कंपनियां ही भारत में है, भारत के व्यक्ति भी बाहर जाकर अपनी अनेक सेवाएं देते हैं। आज अमेरिका में भारत की 48 लाख जनसंख्या है, कोई वहां पर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो सेवाएं दे रहे हैं। मेड बाय चाइना की कोई वस्तु भारत में है, तो मेड बाय इंडिया की वस्तु भी भारत के बाहर विदेशों में है। तो ये सब क्या है? वैश्वीकरण। लेकिन ये वैश्वीकरण हुआ कैसे, वो हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें लिखा है यहाँ कि यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। बिल्कुल जटिल परिघटना है। आसान नहीं है कि एक देश के साथ दूसरे देश का समन्वय एक जैसा हो। जैसे आज परिवार में एक दूसरे के साथ सामंजस्य, तालमेल बैठाना, समन्वय रखना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन फिर भी बैठाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज भारत के पूरी दुनिया के साथ जो व्यापार संबंध है, तो उनमें भी तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। यही क्या है? वैश्वीकरण है। आगे लिखा है, यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है कि विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना है। परस्पर निर्भर का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर करना, और एकीकृत का मतलब होता है एक साथ रखना, एक साथ जोड़ के रखना। तो वैश्वीकरण क्या है? सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना और उनको एक साथ उनके बीच समन्वय रखना। कहने का मतलब है यहाँ पर कि यदि एक देश में किसी वस्तु की कमी है, तो दूसरा देश उस वस्तु की कमी को पूरा कर दे, और दूसरे देश में किसी वस्तु की कमी है तो कोई दूसरा देश उसकी कमी को पूरा कर दे। जैसे भारत में आज किसी वस्तु की कमी हो, ठीक है, तो उसे दूसरा देश पूरा कर दे। अमेरिका, जापान से आज हम अनेकों प्रकार की वस्तुओं का आयात करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत से भी तो बड़ी मात्रा में कृषि पदार्थ जाता है, कृषि उपज जाती है विश्व की मंडियों तक। तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण ही तो है, जिसने भारत के बंद दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। वैश्वीकरण में क्या था कि वैश्वीकरण मतलब 1991 से पहले की बात करते। 1991 में आया वैश्वीकरण। 1991 के पहले क्या था कि भारत के दरवाजे मतलब टैरिफ के माध्यम से दुनिया के लिए बंद कर रखे थे। टैरिफ के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टैरिफ एक प्रकार का प्रशुल्क है जो कि वस्तुओं के आयात पर लगाया जाता था, और वह इतनी बड़ी मात्रा में लगाया जाता था कि वस्तु बहुत महंगी हो जाती थी, तो भारत में आयात ही नहीं हो पाती थी। तो 1991 के पहले टैरिफ था, एफडीआई था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई भी नहीं था कि कोई विदेशी कंपनी भारत में स्थापित की जा सके, तो ये सब नहीं था। तो 1991 के बाद इन सब के दरवाजे खोल दिए गए। आज भारत में अनेक कंपनियां हैं जिन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना तो दूसरे देश में हुई है, लेकिन उसकी ब्रांचेस, उसकी शाखाएं विश्व के अनेक देशों में होती है। जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, लेकिन इसकी ब्रांचेस भारत में है, और आज हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। आज से इनके ऑफिस में बैठकर भारत का नागरिक उस देश के लिए काम कर रहा है। तो ये सब वैश्वीकरण है। तो सन 1991 में वैश्वीकरण ने भारत के जो बंद दरवाजे थे वो दुनिया के लिए खोल दिए। फिर आगे लिखा, इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। मतलब वैश्वीकरण से क्या हुआ? देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पक्षों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। फिर लिखा है, वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है। और जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे जो बोला गया है कि वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना है
जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे आज भारत और चीन के बीच तनाव है, लेकिन व्यापार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज भी भारत चाइना की चीजों को अपना रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि व्यवसाय पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे लिखा है यहाँ, यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। हमने देखा कि वैश्वीकरण के बाद हमारे देश में युद्ध जैसी समस्या समाप्त तो हो गई है। ठीक है, उसके अलावा जो देश में आए दिन हंगामे होते रहते थे, प्रदर्शन, इसके अलावा विरोध होते थे, तो ये सब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। क्योंकि ये सारी चीजें कब होती थी? जब देश में उन चीजों की कमी होती है तो जनता द्वारा उसकी डिमांड की जाने लगती थी। हंगामे, प्रदर्शन, किसी चीज को लेकर बहुत वाद विवाद होते थे, बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो जाती थी। लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान वैश्वीकरण से हो गया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं यहाँ बाह्य प्रापण, जो कि वैश्वीकरण का ही भाग है। बाह्य प्रापण का मतलब होता है एक देश की कंपनी बाहर की कंपनियों से जो सेवाएं लेती है उसे बाह्य प्रापण कहते हैं। बाह्य प्रापण, बाहरी सेवाएं प्राप्त करना बाह्य प्रापण कहलाता है। लिखा है इसमें, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती है जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था। जैसे पहले सेवाएं देश के अंदर ही दी जाती थी, लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण बाहर से सेवाएं प्राप्त की जाने लगी है। यदि हम भारत के नागरिक किसी दूसरे देश की कोई भी सेवा प्राप्त करते हैं तो दूसरे देश का नागरिक भी भारत की सेवाएं प्राप्त कर रहा है। और भारत के लिए तो बाह्य प्रापण बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में इसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। फिर आगे लिखा है, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा आदि, ये सब सेवाएं प्राप्त की जा रही है बाह्य प्रापण से। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को एक ही विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का रूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। मतलब इसने बोला है जो इंटरनेट आया है उसने इन सेवाओं का रास्ता और भी सुलझा दिया है। आज हम विदेशों से बड़ी मात्रा में पल पल पर सेवाएं प्राप्त करने लगे हैं। हम देखते हैं कि देश विदेश की खबरें हर सेकंड, हर मिनट की खबरें आने लगी है इंटरनेट के माध्यम से। अब तो ध्वनि आधारित व्यवसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाहर स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्लासेस पूरे विश्व के व्यक्ति देख सकते हैं। तो ये सब इंटरनेट से आसान हुआ है। इंटरनेट ने ही तो देश विदेशों को और अधिक पास ला दिया है। इंटरनेट से ही तो हम एक देश में क्या हो रहा है उसको जान पा रहे हैं। फिर लिखा है, अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से, जैसे इंटरनेट आदि से, इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। फिर लिखा है, अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वही जो जिसकी स्थापना तो दूसरे देश में हुई है, लेकिन उसकी ब्रांचेस विश्व के अनेक देशों में है। जैसी पेप्सी की स्थापना अमेरिका में हुई है, लेकिन इसकी शाखा, इसकी ब्रांचेस भारत में है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। मतलब बाह्य प्रापण की सबसे ज्यादा सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं विदेशी लोग, और भारत को इस बाह्य प्रापण से फायदा भी हो रहा है, क्योंकि भारत में कम लागत पर और कुशल श्रमिकों से काम लिया जा रहा है और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो रही है। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधार उपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। किसे? वैश्वीकरण को। अब वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण हमने समझे थे। इसके अलावा आप ये बॉक्स नंबर 3.2 में भी वैश्वीकरण के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आप बताया गया है ONGC भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है। ठीक है,
और 16 देशों में इसकी उत्पादक परियोजना है। फिर एक और बताया गया है टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। इसी प्रकार से इसने और कंपनी बताई है HCL टेक्नोलॉजी, भारत में शीर्ष 5 IT कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय है और 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत है। इस प्रकार आप वैश्वीकरण के एग्जाम्पल देकर अपनी बात को और अच्छे से समझा सकते हो। अब अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिए।